11 साल, पूरे 11 साल इस आदमी ने अपनी जिंदगी एक ऐसे गेम को दे दी जिसे दुनिया कब कब भूल चुकी थी। लोग उसका मजाक बनाते थे क्योंकि उस गेम को अब कोई खेलता ही नहीं था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो 11 साल उसकी जिंदगी की सबसे कीमती इन्वेस्टमेंट बनने वाले हैं। फिर आया वो दिन जब बिना किसी वार्निंग के आसमान बीच से फट गया और वही टावर ऑफ ट्रायल्स जो अब तक सिर्फ एक गेम था, रियलिटी में पूरी दुनिया के सामने मौजूद था। उसी पल हर इंसान के सामने सिस्टम मैसेज फ्लैश हुआ, सिस्टम वार्निंग, टावर के सारे फ्लोर्स को 90 दिन के अंदर क्लियर करो वरना ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। किसी को टावर के रूल्स नहीं पता थे, किसी को मॉन्स्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता था और किसी को ये भी नहीं पता था कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। लेकिन इस पूरी दुनिया में एक आदमी ऐसा था जो टावर का हर फ्लोर, हर हिडन रूट, हर ट्रैप और हर बॉस पहले से जानता था, क्योंकि उसने इस गेम को सिर्फ खेला नहीं था, उसने इसके साथ 11 साल बिताए थे और अब वही अकेला गेमर पूरी ह्यूमैनिटी की आखिरी उम्मीद बनने वाला था। तो चलिए देखते हैं कैसे एक डेड गेम का अकेला प्लेयर रियलिटी का सबसे डेंजरस टावर का सामना करता है। एक 27 साल का कोरियन लड़का जिन ह्युक कांग, और आज 11 साल की कड़ी तपस्या के बाद जिन ह्युक की स्क्रीन पर एक ऐसा मैसेज फ्लैश हुआ जिसने इतिहास रच दिया। आपने 50वें फ्लोर पर कब्जा कर लिया है, बधाई हो, आपने पहली बार टावर ऑफ ट्रायल्स को क्लियर कर लिया है। जिन ह्युक ने अपनी स्क्रीन को घूरते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी सांसों में 11 सालों के अनगिनत जज्बात छिपे थे। क्या मैं सच में पागल हूँ? उसने खुद से पूछा। टावर ऑफ ट्रायल्स का 50वां फ्लोर। बाकी लोगों के उलट जिन ह्युक ने इस टावर को हमेशा नए और अजीब और गरीब तरीकों से अटैक किया था। गेम के हर एक पैटर्न को रटने और अनगिनत बार फेल होने के बाद आज आखिरकार उसे वो अचीवमेंट मिल ही गया। 17 साल की उम्र में उसने पहली बार इस वर्चुअल रियलिटी गेम में कदम रखा था और आज वह 27 साल का हो चुका था। पूरी 11 साल की जिंदगी किसी फिल्म की रील की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गई। हाँ, क्या मुझे इस पल को ब्रॉडकास्ट करना चाहिए था? जिन ह्युक एक छोटा स्ट्रीमर था जिसके मुश्किल से 20 से 30 व्यूअर्स आते थे, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिलाया। सच तो यह था कि अगर वह अपनी स्ट्रीम चालू भी रखता तो कोई उसे नहीं देखता, क्योंकि लगातार 3 महीने से एक ही बॉस के हाथों उसे बार बार मरते देख उसके पक्के व्यूअर्स भी बोर होकर जा चुके थे। अब अगर वह बॉस अटैक या 50th फ्लोर का क्लिकबेट टाइटल भी डालता तब भी कोई इस डेड गेम को देखने नहीं आता। खैर, अगर मैं इस जीत को 10 मिनट में एडिट करके यूट्यूब पर अपलोड कर दूं तो शायद कुछ व्यूज आ ही जाएंगे, जिन ह्युक ने सोचा। तभी सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन बजा। अब तक हमारे गेम को खेलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 12 घंटे बाद एक रिबूट अपडेट किया जाएगा, कृपया इसका भरपूर इस्तेमाल करें। जिन ह्युक थोड़ा हैरान हुआ। पिछले 11 सालों से गेम के डेवलपर्स ने ना कोई बातचीत की थी और ना ही कोई मेंटेनेंस। उसे लगा था कि उन्होंने गेम को पूरी तरह से छोड़ दिया है। ये तो अजीब है, 11 साल बाद एक रिब्यूट अपडेट। क्या रेगिस्तान में इन्हें कोई तेल का कुआं मिल गया है? इस मरे हुए गेम से उन्हें कोई प्रॉफिट तो होने वाला था नहीं। जो भी हो, मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिन ह्युक ने गहरी सांस छोड़ते हुए सोचा। चाहे रिबूट अपडेट आए या गेम हमेशा के लिए बंद हो जाए, उसका इस गेम से सफर अब खत्म हो चुका था। सिर्फ गेम ही नहीं, वह आखिरी बार अपनी स्ट्रीमिंग को भी खत्म करने वाला था। उसे पालने के लिए कोई परिवार नहीं था, लेकिन अब वह 27 साल का था। वो सिर्फ 5 लाख वॉन, लगभग 30,000 रुपए महीने की कमाई पर अपनी पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकता था। पैसों के लिए उसे अब अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी छोड़ देनी पाली थी। जिन ह्युक ने अपनी आखिरी स्ट्रीम चालू की। जैसे ही स्ट्रीम ऑन हुई, उसके 20 पक्के व्यूअर्स तुरंत चैट में आ गए। डेस्क पर एक शानदार दावत सजी थी, चिकन, पिज्जा, क्रीम प्रॉन एंड सोजू की बोतलें। चैट बॉक्स तुरंत तेज हो गया। JJY 77 जिन्हा ईगल ऑल। ओह, क्या बात है भाई, आज इतनी जल्दी उठ गए? आई हैव बीन ऑन अ डाइट फॉर 25 ईयर्स। वाह, उस चिकन लेग पीस को तो देखो। जैसा कि मुझे पता था, हमारा भाई मुकबंग ईटिंग शो के लिए एकदम परफेक्ट है। गेमिंग का तो पता नहीं, ग्वांजाक सॉन्ग दबा के खाओ भाई। इस छोटे से लेकिन वफादार फैन बेस की वजह से ही जिन ह्युक इतने सालों तक अपनी ब्रॉडकास्टिंग चला पाया था। सोजू पीते, मजाक करते और चिकन खाते हुए पूरी रात बीत गई। सुबह का सवेरा होने वाला था। जिन ह्युक ने मन ही मन सोचा, मैं कल एक नोटिस डालकर सबको बता दूंगा कि मैं आखिरकार स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ। अभी उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिर अलविदा कल के लिए टाल दिया गया। अचानक म्यूजिक पूरी तरह रुक जाता है, सिर्फ एक रहस्यमयी सन्नाटा। रात काफी गहरी हो चुकी थी। स्ट्रीम बंद करने के बाद जिन ह्युक अपनी आखिरी नींद सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया, लेकिन जिन ह्युक खुद भी यह बात नहीं जानता था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 12 घंटे बाद आने वाला वह रिबूट अपडेट सिर्फ उस गेम के लिए नहीं था। जब वह अगली सुबह अपनी आंखें खोलेगा तो उसे पता चलेगा कि यह पूरी दुनिया ही हमेशा के लिए बदल चुकी है और वह टावर ऑफ ट्रायल्स अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा। क्या होगा जब 11 सालों तक एक नामुमकिन गेम में टॉर्चर सहने वाला इकलौता गेमर
उसी गेम को असल जिंदगी में झेलेगा। पूरी दुनिया के लिए जो सर्वाइवल का सबसे भयानक सपना है, वो जिनह्युक के लिए सिर्फ एक प्लेग्राउंड बनने वाला है। तो एक भयानक हैंगओवर और सिरदर्द के साथ जिनह्युक बिस्तर से उठा। सबसे पहले मुझे कल का वो क्लियर किया हुआ वीडियो एडिट करके अपलोड करना होगा, इससे पहले कि कोई और उसे चुरा ले। हालांकि 20वें फ्लोर के बाद से उसने गेम में किसी और प्लेयर की परछाई तक नहीं देखी थी, इसलिए इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। उसने जल्दी से अपना कंप्यूटर ऑन किया। वह यूट्यूब के लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक ढूंढ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर लाइव स्ट्रीम पर टावर ऑफ ट्रायल्स असल में आ गया है। इस इंडस्ट्री में क्लिक बाइट टाइटल्स आम बात थी, लेकिन इस लाइव ब्रॉडकास्ट को एक दो नहीं बल्कि पूरे 3 लाख से ज्यादा लोग देख रहे थे। जिनह्युक का दिल जोरों से धधकने लगा। उसने कांपते हाथों से माउस का कर्सर घुमाया और वीडियो पर क्लिक किया। वाह भाइयों, वो देखो, क्या तुम सब देख रहे हो? स्क्रीन पर एक यूट्यूब स्ट्रीमर चिल्ला रहा था और उसके पीछे सोल शहर के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय और खौफनाक टावर खड़ा था। यह वही टावर था जिसे जिनह्युक पिछले 11 सालों से गेम में देख रहा था। तभी वीडियो के अंदर आसमान का रंग अचानक लाल होने लगा। सुबह के 10 बज रहे थे। यह कोई सूर्यास्त नहीं था। जिनह्युक ने अपना थूक निकला। वह जानता था कि यह क्या है। यह वही संकेत है जो मैंने पहली बार टावर ऑफ ट्रायल्स खेलते हुए देखा था। सिस्टम मैसेज। टावर ऑफ ट्रायल्स के रिबूट वर्जन का पहला अपडेट पूरा होता है। हकीकत और वर्चुअल दुनिया के बीच की दीवारें टूट चुकी थीं। स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी जिनह्युक की आंखों के सामने एक नीली स्टेटस विंडो चमकने लगी। सभी प्लेयर्स को 90 दिनों के भीतर टावर के अगले फ्लोर पर कब्जा करना होगा। यदि आप फेल होते हैं तो इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। खेल अब हकीकत बन चुका था। जिनह्युक का दिमाग कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। अगर टावर ऑफ ट्रायल्स हकीकत बन चुका है तो यह यहाँ डर कर बैठने का वक्त नहीं है। मुझे जल्दी करनी होगी। वह अपनी कुर्सी से उछला और सीधा घर के बाहर दौड़ पड़ा। उसे एक खास जगह पर जाना था जहाँ से वह गेम का सबसे जरूरी शुरुआती आइटम हासिल कर सके। सेंट्रल सिटी का अंडरग्राउंड मॉल लोगों की भीड़ से भरा था। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। जल्दी बताओ, बुसान जाने वाली सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? मुझे कोरिया छोड़ना होगा, मुझे विदेश जाना है। अबे बेवकूफ, वो टावर विदेशों में भी निकले हैं। अगर सियोल में रुका तो पक्का मरेगा। अज्ञान का डर इंसानों की फितरत है, लेकिन जिनह्युक जानता था कि हर संकट में एक अवसर छिपा होता है। भागने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का समय आ गया था। वह सीधा अंडरग्राउंड मॉल के उस इवेंट एरिया में पहुंचा जहां सन्नाटा था। वहां एक फव्वारे के आसपास लगभग 20 से 24 लोग जमा थे। जिनह्युक उन्हें देखते ही समझ गया, यह आम लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टावर ऑफ ट्रायल्स का पहला हिस्सा खेला था, और ये सब यहाँ एक ही चीज के लिए जमा थे, वो लिमिटेड आइटम जो सिर्फ 4 या 5 किस्मत वालों को ही मिलने वाला था। क्या तुम जिनह्युक कांग हो? पीछे से एक आवाज आई। जिनह्युक ने पलट कर देखा। वहाँ एक 180 सेंटीमीटर लंबा आदमी खड़ा था, ली जोंगसू। वह पापरिका टीवी का एक मशहूर ब्रॉडकास्टर था जिसके यूट्यूब पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स थे, लेकिन असल में वह उसी कंपनी का CEO था जिसने जिनह्युक और बाकी छोटे स्ट्रीमर्स की जिंदगी बर्बाद की थी। उसने झूठे कॉन्ट्रैक्ट बनाकर BJs की 60% कमाई लूट ली थी। हा, तो तुम भी यहाँ हो जिनह्युक? जोंगसू एक घिनौनी मुस्कान के साथ करीब आया। चलो अब अनजान मत बनो। मुझे पता है तुमने इस गेम में बहुत मेहनत की है। मुझे बताओ तुम किस फ्लोर तक गए थे? अपने साथी से कुछ मत छिपाओ, हम मिलकर फायदा उठाएंगे। साथी, जिनह्युक का खून खौल उठा। इस कमीने की वजह से न जाने कितने BJs रोते हुए ब्रॉडकास्टिंग छोड़ चुके थे। तुम भूल गए जोंगसू? जिनह्युक ने बिना एक सेकंड सोचे अपना सिर पूरी ताकत से ली जोंगसू के चेहरे पर दे मारा। आग! जोंगसू का सिर पीछे की तरफ झटके से गया। उसके दांत टूट चुके थे और खून जमीन पर टपकने लगा। 10 साल पुराना दर्द मिटने जैसी शांति मिल रही है, जिनह्युक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। तभी फव्वारे का पानी भयानक रूप से उबलने लगा। फव्वारे के बीच से एक 4 मीटर लंबा विशालकाय पेड़ चीरते हुए बाहर निकला। मैंग्रोव! जिनह्युक की आंखें चमक उठी। वहां खड़े सभी लोग खुशी से चीख पड़े। सिस्टम मैसेज। लालच का मैंग्रोव पेड़ उगाया है। हर इंसान सिर्फ एक फल खा सकता है। पेड़ पर रंग बिरंगे फल लटके थे। ये फल प्लेयर की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टैमिना और माना बढ़ाते थे, लेकिन दिक्कत यह थी कि फल सिर्फ 4 थे और लोग 24। ये मेरा है, मजाक मत कर, मैं पहले आया था। सारे लोग जानवरों की तरह उन फलों पर टूट पड़े। मारपीट मच गई। जोंगसू, जिसका मुंह खून से सना था, पीछे खा रहा था। वो फल लूटने में लेट हो चुका था। देखते ही देखते चारों फल लोगों के पेट में जा चुके थे। लानत है, अगर तुमने मुझे बताया होता तो हम आधे आधे बांट लेते। जोंगसू गुस्से से चिल्लाया, लेकिन जिनह्युक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला था। अभी नहीं, अभी समय नहीं आया है, उसने सोचा। आम प्लेयर्स को लगता था कि फल ही इनाम है, लेकिन जिनह्युक जैसी डेड गेम के धुरंधरों को पता था कि असली और बड़ा इनामी सारे फल खत्म होने के बाद मिलता है। अचानक पेड़ भयानक रूप से कांपने लगा। जिन प्लेयर्स ने फल खाए थे वो डर के मारे पीछे हटने। अब यहाँ से भागो। सारे फल टूट जाने के बाद यह पेड़ पागल हो जाता है। लेवल
एक का कोई भी इंसान इससे नहीं लड़ सकता। लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। जोंगसू भी डर कर भागने लगा। तभी जिनह्युक ने जानबूझकर कहा, क्या तुम हार मान रहे हो? कितनी शर्म की बात है, असली इनाम तो अब मिलेगा। जोंगसू के कदम रुक गए। लालच उसके डर पर हावी हो गया। क्या मतलब? अगर हम एक साथ जाएंगे तो मारे जाएंगे। हमें दोनों तरफ से हमला करना होगा ताकि पेड़ का ध्यान भटके। बीच में असली खजाना है। जिनह्युक ने इशारा किया। जोंगसू ने दिमाग लगाया, ये लड़का इस गेम का मास्टर है, ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। ठीक है, जोंगसू राजी हो गया। दोनों अपनी अपनी पोजीशन पर गए। अब जिनह्युक ने चिल्लाकर अपनी जगह छोड़ी। पलक झपकते ही पेड़ की खतरनाक और नुकीली टहनियां जिनह्युक की तरफ लपकी, लेकिन ली जोंगसू अपनी जगह से नहीं हिला। उसके चेहरे पर एक शैतानी और कमीनी मुस्कान थी। तू सच में बेवकूफ है जिनह्युक, तू अब बाइट की तरह मर और मैं जाकर वो खजाना लूटता हूँ। जोंगसू ने गद्दारी कर दी थी। वह तेजी से पेड़ के बीच की तरफ भागने लगा, लेकिन उन दोनों की टकराती हुई नजरों के बीच जिनह्युक के चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक खौफनाक मुस्कान थी। भगवान का शुक्र है इस कमीने की फितरत नहीं बदली। अगर यह गद्दारी नहीं करता तो मुझे इसे मरवाने में थोड़ा अफसोस जरूर होता। अचानक फव्वारे के ठीक नीचे से, जहां जोंगसू खजाना लूटने भाग रहा था, एक विशालकाय छिपी हुई टहनी जमीन चीरते हुए सीधे बाहर निकली। जोंगसू सीधे मौत के मुंह में कूद चुका था। बचा लो मुझे बचा लो प्लीज। ली जोंगसू अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन जिनह्युक बस ठंडी नजर से उसे घूर रहा था। मैं क्यों बचाऊंगा? अगर मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा तो क्या तुम अपनी उस मशहूर लॉ फर्म के जरिए मुझ पर केस कर दोगे? चलो अब आराम से सो जाओ। एक भयानक आवाज गूंजी। मैंग्रोव की विशालकाय टहनी ने जोंगसू को पूरी तरह कुचल दिया। वह आदमी जिसने गद्दारी की थी अपनी मौत मारा गया। जिनह्युक को कोई पछतावा नहीं था। तुम्हारे जैसे कचरे ऐसे वक्त पर बलि का बकरा बनने के ही काम आते हैं, उसने सोचा। रोंगटे खारे कर देने वाली इस मौत को देखकर फव्वारे के पास खाए बाकी लोग चीखते हुए ऊपर की तरफ भाग गए। चलो अब मैं आराम से अपना काम कर सकता हूँ, जिनह्युक ने सोचा। जिनह्युक सीधे उस विशालकाय पेड़ के मुख्य तने की तरफ कूदा। ज्यादातर टहनियां जोंगसू के शरीर से न्यूट्रिएंट्स चूसने में व्यस्त थीं। यही सबसे बड़ा मौका था, लेकिन सारी टहनियां व्यस्त नहीं थीं। हवा को चीरते हुए दो नुकीली बेलें सीधे जिनह्युक की तरफ लपकी। अगर वो पकड़ा गया तो उसका भी हाल जोंगसू जैसा होगा, कुचला जाएगा और शरीर का सारा चूस लिया जाएगा। लेकिन जिनह्युक जरा भी नहीं घबराया। उसने हवा में ही अपना शरीर हल्का सा मोड़ा। बचना कोई मुश्किल काम नहीं है। 35 डिग्री राइट, 22 डिग्री लेफ्ट, एंगल, डायरेक्शन, यह सब उसने गेम में इतनी बार किया था कि उसके दिमाग में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। सही समय पर जिनह्युक ने उन टहनियों को चकमा दिया और वे टहनियां आपस में ही नहीं बल्कि सीधे मैंग्रोव के मुख्य शरीर में जा घुसी। लालच के मैंग्रोव ने दर्द से कराहते हुए एक भारी चीख मारी। तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? तुम तो एक पेड़ हो ना? जिनह्युक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने जमीन पर पेड़ की लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उठा लिया। सुनो, यह इवेंट ओरिएंटेड बॉस है। इसे मारने से कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलते। मैं बस अपना इनाम लूंगा और चला जाऊंगा। क्वा! पेड़ ने गुस्से में दहाड़ मारी। सिस्टम मैसेज। लालच का मैंग्रोव वैम्पायर वाइन स्किल का इस्तेमाल कर रहा है। एक साथ दर्जनों खौफनाक टहनियां हवा में लहराने लगी। कोई भी आम इंसान इन सब से एक साथ नहीं बच सकता था, लेकिन जिनह्युक कोई आम इंसान नहीं था। उसने अपने हाथ में पकड़े 30 सेंटीमीटर लंबे लकी के टुकड़े को कसकर पकड़ा। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब जा रहा था, हमलों की स्पीड तेज हो रही थी। एक गलती और मौत पक्की। जिनह्युक ने हर एक हमले को काउंटर किया। यह एक रिदम था, एक डांस जिसे उसने गेम में हजारों बार किया था। अचानक वह मुख्य तने के 1 मीटर करीब पहुंच गया। धड़ 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 धड़। पेड़ के भीतर किसी इंसानी दिल जैसी धधधकन सुनाई दे रही थी। वही उसकी कमजोरी थी। लेकिन तभी पेड़ की शाखाओं के बीच से हजारों नीले रंग की तितलियां एक साथ बाहर निकली। इस स्लीपिंग बटरफ्लाई जिनह्युक तुरंत पहचान गया। ये तितलियां हवा में एक ऐसा पाउडर छोड़ती थीं जो इंसान को तुरंत सुला देता था। जिनह्युक ने तुरंत अपनी सांस रोक ली। अगर आप सांस नहीं लेंगे तो ये तितलियां आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने पूरी ताकत से लकड़ी के टुकड़े को घुमाया और वूश सीधे मैंग्रोव के दिल में घोंप दिया। एक भयानक चीख गूंजी और फिर हमेशा के लिए सन्नाटा छा गया। सिस्टम मैसेज। आपने दुनिया में पहली बार मैंग्रोव ट्री ऑफ ग्रीड को हरा दिया है। आपकी यह उपलब्धि कल से हॉल ऑफ फेम में एक दिन के लिए दर्ज की जाएगी। कृपया प्लेयर का नाम बताएं। जिनह्युक हाँफ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम मत दिखाओ, सब कुछ प्राइवेट रखो। सिस्टम ने पूरा प्राइवेट करने से मना कर दिया तो उसने अपनी पहचान छिपाने का विकल्प चुना। नेम अननोन। चेहरा धुंधला और आवाज बदली हुई। जिनह्युक ने जले हुए पेयर के तने के अंदर हाथ डाला और उसके हाथ में एक हरे रंग की 1 सेंटीमीटर की गोली आ गई। आपने ट्री एसेंस मुकडान हासिल कर लिया है। आखिरकार। जिनह्युक की आंखें चमक उठी। अगर वो 4 फ्रूट्स जो बाकी लोगों ने खाए थे, स्ट्रेंथ,
या एजिलिटी को +3 बढ़ाते थे तो यह मोगडान अकेले पूरे 12 बोनस स्टैट्स देता था, यानी बिना कोई लेवल अप किए उसने सीधे 4 लेवल के बराबर की ताकत हासिल कर ली थी। जिनह्युक ने तुरंत वह गोली खा ली। चेक करें ये काम कर रहा है या नहीं। उसने अपनी स्टेटस विंडो खोली। नेम कांग जिनह्युक, लेवल 1, स्ट्रेंथ 5, डेक्सटेरिटी 6, स्टेमिना 7, मना 5, ऑन स्टैट पॉइंट्स 12, ऑक्यूपेशन/स्किल नॉन लेवल 1 होने के बावजूद उसके पास 12 सिरे स्टैट्स थे। वह इस समय पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर लेवल 1 प्लेयर बन चुका था। कुछ ही देर बाद हॉल ऑफ फेम का वीडियो पूरे कोरियन सर्वर कम्युनिटी पर वायरल हो गया। यह मजाक है क्या? उस पैर को लेवल 1 पर मारना मुमकिन ही नहीं। लेकिन जैसे ही 10 मिनट बाद सिस्टम ने वीडियो का प्लेबैक अपलोड किया, सबकी बोलती बंद हो गई। वाह, एयर टू द थ्रोन। ये इंसान नहीं है भाई, इसकी मूवमेंट देखो। रैबिट गोंगडू, मैं भी इस गेम में लेवल 7 तक गया हूँ, लेकिन यह बंदा तो साक्षात हैकर बाप है। 100 बार जन्म लेकर भी मैं इसकी बराबरी नहीं कर सकता। और अमीर लोग कमेंट्स में भीख मांगने लगे। किंग्समैन, मैं ओसुंग सेमीकंडक्टर का डायरेक्टर हूँ, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 बिलियन वॉन। जिनह्युक कमेंट्स पढ़ते हुए मुस्कुराया। 1 दिन पहले तक वह अपनी रेंट देने के लिए तरस रहा था। खाने के पैसे नहीं थे। अगर ये ऑफर कल आता तो वह बिना सोचे मान लेता, लेकिन आज चाहे 1 बिलियन दो या 100 बिलियन, मैं अपनी जानकारी किसी के साथ नहीं बांटने वाला। जिनह्युक ने अपने फोन पर नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया सर्च किया। टावर ऑफ ट्रायल्स के आने के बाद पूरे सियोल में माना फैल चुका था। इसका सबसे बड़ा असर यह हुआ था कि टावर के बाहर मौजूद पुरानी ऐतिहासिक चीजें पवित्र अवशेषों में बदल गई थीं। ये असली रेलिक्स तो टावर के अंदर थे, लेकिन म्यूजियम में मौजूद उनकी कॉपी भी बहुत ताकतवर बन चुकी थी। समस्या यह थी कि सियोल में लालच के पेड़ तो 7 जगहों पर निकले थे, लेकिन म्यूजियम सिर्फ एक ही था। और यह पक्का था कि गेम के सारे डेड प्लेयर्स उसी म्यूजियम की तरफ भागेंगे। मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। क्या जिनह्युक अकेला उस म्यूजियम के खजाने पर कब्जा कर पाएगा? वहां सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि वो डेड प्लेयर्स भी होंगे जो अपनी जान बचाने के लिए किसी का भी खून बहाने को तैयार है। जैसे ही जिनह्युक ने अंदर कदम रखा, खून की एक बहुत ही भारी और तेज महक उसके नथुनों से टकराई। जैसा मैंने सोचा था, दुनिया बदल चुकी थी और उसके साथ ही इंसान भी बदल चुके थे। लेकिन उम्मीद और हकीकत के बीच का अंतर उसके अंदाजे से भी ज्यादा भयानक था। फर्श पर एक गार्ड की लाश पारी थी। वह किसी भी हाल में बच नहीं सकता था। लगता है मुझसे पहले भी यहाँ कोई मेहमान आ चुका है। जिनह्युक ने लाश को देखकर अंदाजा लगाया। वह गार्ड को मारने वाला कोई इंसान नहीं था। लाश पर 3 अलग अलग तरह के हथियारों के निशान थे, और वो सब यहाँ किस चीज के लिए आए थे यह समझना मुश्किल नहीं था। वे सब यहाँ रखी एक खास चीज के पीछे थे, डेडोंग गयोजिडो का नक्शा। जाहिर सी बात थी, इन घुसपैठियों को कोरिया के पुराने 8 राज्यों का नक्शा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। असल में यह पुराना नक्शा माना से भरा हुआ था, और इसमें टावर ऑफ ट्रायल्स के अंदर की गुप्त जानकारी छिपी थी। भूल भुलैया कहाँ है, खजाना कहाँ है, मॉन्स्टर्स कहाँ छिपे हैं। हालांकि इसमें सिर्फ 10वें फ्लोर तक की जानकारी थी, लेकिन इतनी जानकारी किसी भी इंसान को लालची बनाने के लिए काफी थी। जिनह्युक के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। इन बेवकूफों को पता ही नहीं है कि यहाँ मौजूद सबसे खतरनाक रेलिक्स तो केचार में छिपे हैं। कमीने कहीं के, इसे चोरो, ये मेरा है, ये नक्शा मेरा है। म्यूजियम के अंदर चीख पुकार और टूटे हुए शीशे के बीच सालों पुरानी ऐतिहासिक चीजें फर्श पर बिखरी थीं। तभी एक भारी आवाज गूंजी, सबके सब हिलना बंद करो। काले सूट और स्पोर्ट्स कट बालों वाले एक 30 साल के आदमी ने चिल्लाते हुए सबको धमकाया, अब से जो भी हिला वो मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन उसकी धमकियों का किसी पर कोई असर नहीं हुआ। अबे बोर मत कर, यहाँ तेरी इन धमकियों से कोई डरने वाला नहीं है, किसी ने पीछे से कहा। वहाँ मौजूद हर इंसान खजाने के लिए किसी की भी जान लेने को तैयार था। मैं योंगडूपा गैंग का ओ ह्योंगस्योक हूँ, उस आदमी ने कहा। कोरिया में गैंग्स खत्म हो चुके थे, लेकिन योंगडूपा का नाम सबको पता था। फिर भी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। हाँ, तो तू गैंगस्टर है? अगर गैंगस्टर है तो अपने पेट में चाकू घोंप के दिखाना। अच्छा, तो अब ये बात है। ह्योंगस्योक ने अपनी मुट्ठी भींची। अचानक उसके दोनों हाथों पर दरारें पड़ने लगी। उसकी स्किन पत्थर की तरह सख्त होने लगी। यह उसकी यूनिक एबिलिटी थी, पेट्रिफिकेशन। ये देखकर लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। तो तुमने इतनी जल्दी अपनी यूनिक एबिलिटी हासिल कर ली? लानत है, ये तो बहुत खतरनाक है। लोग डरकर पीछे हटने लगे। पत्थर के इस शरीर पर किसी चाकू छुरी का असर नहीं होने वाला था। माहौल तुरंत ह्योंगस्योक के पक्ष में चला गया। यह नक्शा मेरा है, ह्योंगस्योक ने घमंड से ऐलान किया। लेकिन तभी हे, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। उसके ठीक पीछे से एक बूढ़े आदमी की आवाज आई। ह्योंगस्योक के माथे की नसें तन गई। ए बुढ़े, तूने अभी मेरी ताकत नहीं देखी क्या? मुझे बुढ़ा मत कहो, मेरा नाम मिन जंगवू है। और रही बात ताकत की, तो मेरे लिए तुम्हारी इस सूखी हुई मुर्गे जैसी गर्दन को मारोड़ना बहुत आसान है, बूढ़े ने शांत आवाज में कहा। तू बहुत बोल रहा है बुढ़े, तेरी जबान पर मैं चाकू चला दूंगा, ह्योंगस्योक चिल्लाया। बूढ़े जंगवू ने एक गहरी सांस ली। लेकिन क्या तुम्हारी गर्दन तोड़ने की स्पीड
मेरी तुम्हें राख बनाने की स्पीड से तेज होगी। उप्स! अचानक मिन जंगवू की हथेली के ऊपर एक आग का गोला धधकने लगा। यह फायर एलिमेंट को कंट्रोल करने की यूनिक एबिलिटी थी। जादू! ह्युंग सियोक की आंखें फटी की फटी रह गईं, लेकिन उसे भागने का कोई मौका नहीं मिला। मिन जंगवू के हाथ से निकला आग का गोला पलक झपकते ही ह्युंग सियोक के शरीर से टकराया। बचाओ, मुझे बचाओ! ह्युंग सियोक दर्द से चीखने लगा। उसके सिर्फ हाथ पत्थर के हुए थे, बाकी का शरीर अभी भी इंसानी था। आग से बचने का कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही सेकंड में चीखें बंद हो गईं और फर्श पर बस राख और धुआं बचा था। वाह, आग का जादू सच में बहुत गर्म होता है। बूढ़े के बगल में खड़ी एक छोटे बालों वाली लड़की ने सीटी बजाते हुए कहा। ली यूरी, अब मैं पीछे का काम तुम पर छोड़ देता हूँ। बूढ़े ने कहा, चिंता मत कीजिए, अगर कोई बीच में आया तो मैं उसे संभाल लूंगी। यूरी ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकारी एक काले पत्थर की मूर्ति को फर्श पर रख दिया। वह छोटी सी मूर्ति अचानक विशालकाय होने लगी। सियार के सिर और इंसान के शरीर वाला एक भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। यह इजिप्ट के सेक्शन से लाया गया अकनूबिस का अवतार था। अकनूबिस ने अपना लंबा भाला आगे की तरफ तान लिया। अब से जो भी हिला उसे दुश्मन माना जाएगा, समझ गए? मैं तुम्हें इसके जबरों से जिंदा चबवा दूंगी, यूरी ने हंसते हुए कहा। 2 मीटर से भी लंबे उस खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर किसी की हिलने की हिम्मत नहीं हुई। अब वहां एक नहीं बल्कि 2 ओवोकन प्लेयर्स थे, एक जादूगर और एक समनर। लानत है, यहाँ इतने सारे डेड गेम के प्लेयर्स हैं और सब अवोकन हैं। मैं यह नक्शा छोड़ रहा हूँ, तुम सब ले लो। कोई भी एक उंगली तक नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि हिलने का मतलब था सीधी मौत। लेकिन तभी कोई उन डरे हुए लोगों के बीच से बिल्कुल आराम से चलते हुए आगे बढ़ा। फर्श पर बिखरे शीशों के टूटने की तेज आवाज पूरे म्यूजियम में गूंज उठी। ए लड़के! यूरी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई मजाक कर रही हूँ? अकनूबिस के अवतार ने हमला करने के लिए अपने पैरों में ताकत भर ली, लेकिन उस लड़के यानी जिनह्युक ने यूरी की धमकी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उफ, क्या तुम लोगों को पुरानी कला की थोड़ी भी इज्जत करना नहीं आता? जिनह्युक ने फर्श पर गिरी एक पुरानी पेंटिंग को उठाया। उसने अपने हाथों से धूल और शीशे के टुकड़े साफ किए। शुक्र है कि यह टूटी नहीं, वरना यह किसी काम की नहीं रहती। मैंने कहा था हिलना मत, वरना तुम मारे जाओगे। क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? और उसी पल अकनूबिस के अवतार ने अपना भाला पूरी ताकत से जिनह्युक की तरफ फेंक दिया। वह हवा को चीरता हुआ एक भयानक जेवलिन अटैक था। भाला इतनी तेज से आ रहा था कि किसी को संभलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन भाला जिनह्युक के शरीर को चीरने ही वाला था कि जिनह्युक ने हवा में ही उस भाले की साइड पर अपनी मुट्ठी से एक जोरदार पंच मार दिया। भाला हवा में घूमता हुआ दूर जमीन पर जा गिरा। पागलपन! ये इसने अभी क्या किया? इसने भाले को पंच मार दिया? क्या यह मुमकिन है? इसने उसे चकमा भी नहीं दिया, उसने लोहे के भाले पर मुक्का मारा। क्या इसके हाथ की हड्डियां नहीं टूटनी चाहिए थी? वहां मौजूद हर इंसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिनह्युक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, मुझे पता नहीं है कि अभी मेरे स्टैट्स कितने पावरफुल हैं। वह इस समय अपनी लीग में सबसे ऊपर था। क्या हुआ? क्या तुम्हारे इस छोटे से पिल्ले का इकलौता हथियार छिन गया? जिनह्युक ने यूरी की तरफ देखकर कंधे उचकाए। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास सिर्फ एक ही मूर्ति है? यूरी ने गुस्से से अपने बैग से 4 और मूर्तियां निकाल ली। सिस्टम मैसेज, होली रेलिक का अवतार रेप्लिका सामने आ चुका है। म्यूजियम के फर्श पर 4 और अकनूबिस के अवतार प्रकट हो गए। वो सब तलवार, ढाल और भालों से लैस थे। उनके खौफनाक दांत बाहर निकले हुए थे। अब बोलो, क्या तुम अभी भी हंस सकते हो? यूरी ने अपने आसपास खड़े 5 खूंखार मॉन्स्टर्स की तरफ देखकर घमंड से कहा। काफी अच्छा है, जिनह्युक ने शांत आवाज में कहा। सच कहूं तो मैं थोड़ा हैरान हूं कि तुम इतने कम माना में एक साथ 5 मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर सकती हो। तुम्हारे और उस बुढ़े की तरह यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो अब नौसिखिए नहीं रहे। तुम थोड़ा हैरान हो? हाँ, थोड़ा नहीं, असल में बहुत थोड़ा। जिनह्युक ने ताना मारा। ज्यादा मत उड़ो, हम सब जानते हैं कि तुम बस यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे हो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जिनह्युक मुस्कुराया। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जिनह्युक ने अपने हाथ में पकारी उस पुरानी पेंटिंग को खोला। सिस्टम मैसेज, पाइन एंड टाइगर रेप्लिका रेलिक में माना डाला जा रहा है। पहाड़ों का राजा सामने आ रहा है। जोसन काल की एक अनजान पेंटिंग थी जो उस युग के सबसे खूंखार जानवर को दर्शाती थी। पेंटिंग के अंदर से एक साक्षात टाइगर बाहर निकल आया और उसने एक खौफनाक दहाड़ मारी। पूरी हवा कांपने लगी। 3 मीटर लंबा और भयानक मांसपेशियों वाला एक खूंखार बाघ वहां खा रहा था। उसकी पीली आंखों में मौत का डर साफ देखा जा सकता था। नहीं, ये नामुमकिन है। यूरी के होंठ कांपने लगे। आज तक रेलिक्स का सिर्फ रूप बदला जा सकता था, लेकिन किसी पेंटिंग को साक्षात हकीकत में बदलना, यह किसी ने नहीं सुना था। बाघ के शरीर से निकलने वाला माना
इतना भारी था कि लोगों की स्किन जलने लगी थी। यह उन पत्थर की मूर्तियों से बिल्कुल अलग था। यह वो आत्मा थी जिसने कभी असली पहाड़ों पर राज किया था। संख्या 5 के मुकाबले 1 थी, लेकिन जीतने का तो कोई चांस ही नहीं है। यूरी के मन में हार का डर बैठ गया। रेगिस्तान के ये छोटे मोट सियार पहाड़ों के राजा पर हमला करने की औकात नहीं रखते। जिनह्युक ने शांति से बाघ के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। जिनह्युक ने अपने सामने खड़े उस विशालकाय बाघ की पीठ पर 2 बार हाथ थपथपाया। जाओ, खा जाओ इसे। कवा! उस खूंखार बाघ ने एक भयानक दहाड़ मारी और जमीन को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसने पलक झपकते ही यूरी के मॉन्स्टर्स के बीच की दूरी मिटा दी। वहां सिर्फ मॉन्स्टर्स के शरीर फटने और हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही थी। वो इजिप्ट के 5 खूंखार सियार उस बाघ के सामने ऐसे थे जैसे डायनासोर के सामने चींटियां। बिना किसी संघर्ष के पलक झपकते ही वो कागज की तरह फट गए। यह एक एकतरफा और खौफनाक ताकत थी। यूरी का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। ये नहीं हो सकता। मेरे मॉन्स्टर्स इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? वह थरथराते हुए बार बार आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे एक बात साफ समझ आ गई थी। उसके सामने खड़ा यह लड़का किसी भी आम इंसान की सोच से बहुत परे था। तुमने टॉवर के कितने फ्लोर पार किए हैं? तुम्हें क्या लगता है मैं कितने छोर तक गया हूँगा? रुको, कहीं तुम 20वें फ्लोर से आगे तो नहीं गए ना? 21वां, 22वां या फिर 23वां फ्लोर? यूरी लगातार पूछती रही। जिनह्युक ने कोई जवाब नहीं दिया। जिनह्युक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, एक फ्लोर का हिसाब लगाना सच में बहुत प्यारा है। अभी 20वें फ्लोर का नाम सुनकर ही इसकी सांसें फूल रही हैं। अगर इसे पता चला कि मैंने 50वां फ्लोर क्लियर किया है तो क्या ये मुंह से झाग निकालकर बेहोश हो जाएगी? मुझे नहीं लगता कि यह पूछने का सही समय है कि मैं किस फ्लोर तक गया हूँ। कहते हुए जिनह्युक यूरी के बिल्कुल करीब आ गया। यूरी डर के मारे पीछे हटी। क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे डरे हुए न्यूबिस को मारने का कोई शौक नहीं है, जिनह्युक ने शांत आवाज में कहा। चुपचाप मुझे इजिप्ट के सेक्शन से मिला तूतनखामुन का मास्क दे दो। यूरी की आंखें फटी की फटी रह गई। पर कोरिया में इसका कोई काम नहीं है। तुम इसका क्या करोगे? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। अगर तुम आज रात इस बाघ का खाना नहीं बनना चाहती तो चुपचाप वो मास्क मुझे दे दो। जिनह्युक ने अपने बगल में खड़े बाघ देखा। बाघ के मुंह से अभी भी उन सियारों का खून टपक रहा था। ये लो, इसे रख लो। यूरी ने डरते हुए तुरंत अपने बैग से फराओ का सोने का मास्क निकाल कर दे दिया। सिस्टम मैसेज, होली रेलिक तूतनखामुन का मास्क प्राप्त किया गया। बहुत बढ़िया, जिनह्युक ने सोचा। आज की रात का यह उसका दूसरा रेलिक था। क्या तुम भी उस देदोंग्योजिदो के नक्शे के पीछे हो? नक्शा? ओह हाँ, मैं तो उसके बारे में भूल ही गया था। जिनह्युक ने मुस्कुराते हुए बाघ की पीठ थपथपाई। तुम यहीं पहरा दो, किसी को ऊपर मत आने देना। बाघ ने सीढ़ियों का रास्ता रोक लिया और जिनह्युक आराम से ऊपर की मंजिल की तरफ चला गया। जब जिनह्युक सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया तो वहां वह बूढ़ा जादूगर मिन जंगवू उसका इंतजार कर रहा था। तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? जिनह्युक ने पूछा। उसे पता था कि बूढ़ा भी उस नक्शे के लिए ही यहाँ आया है। मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन किसी ने सामने एक बैरियर लगा रखा है। जंगवू ने हवा में हाथ मारते हुए कहा। उसका हाथ एक झटके से पीछे की तरफ उछल गया। इस पर कोई भी फिजिकल अटैक या जादू काम नहीं कर रहा है। मैंने ऐसा बैरियर पहले कभी नहीं देखा, बूढ़े ने निराश होकर कहा। जिनह्युक की आंखें सिकुड़ गईं। वह समझ गया कि यह बैरियर किसी सिस्टम की स्किल्स से बनाया गया था, न कि म्यूजियम के आम बैरियर जैसा था। मुझे इसे तोड़ने का तरीका पता है, जिनह्युक ने कहा, लेकिन शर्त यह है कि जब तक मैं अंदर जाकर अपने रिलिक्स ना ले आऊं, तुम्हें लगातार अपनी आग का जादू इस बैरियर पर मारना होगा ताकि यह कमजोर हो जाए। बूढ़ा तुरंत समझ गया। तो जब तुम अंदर मजे कर रहे होगे तब मैं बाहर जादू करता रहूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम मुझे वो नक्शा दोगे या नहीं? तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं है, जिनह्युक ने झूठ बोलते हुए कहा। सुबह होने वाली है। क्या हम दोनों यहाँ से खाली हाथ जाना चाहते हैं? चिंता मत करो, मुझे बस अपने रेलिक्स चाहिए। मैं तुम्हें नक्शा दे दूंगा। वैसे भी मैं किसी जादूगर से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। बूढ़े मिन जंगवू ने बहुत सोचा। उसे इस लड़के पर भरोसा नहीं था, लेकिन नक्शे का लालच बहुत बड़ा था। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, बूढ़े ने आखिरकार हार मानते हुए कहा। जिनह्युक बैरियर के सामने खड़ा हुआ। माना का फ्लो सबसे कमजोर था। उसने वहां खून से लैटिन शब्द लिखे। अब जिनह्युक के कहते ही मिन जंगवू ने अपनी पूरी ताकत से आग की लपटें बैरियर पर मारनी शुरू कर दी। तेज गर्मी से बैरियर के बीच में एक दरार आ गई और जिनह्युक तेजी से अंदर घुस गया। जल्दी करना, मुझसे और नहीं होगा, बूढ़ा पसीने से भीगते हुए बोला। अंदर का नजारा कुछ अलग था। एक खाली शोकेस रखा था जहां पहले एक पुरानी तलवार रखी होती थी। कोई अपना काम करके पहले ही जा चुका था, लेकिन जिनह्युक को कोई परवाह नहीं थी। जो चीज चोरी हुई थी वह बस एक सेकंड क्लास रिलिक थी। जिनह्युक आगे बढ़ा
और एक जगह रुक गया। वहाँ लोहे का बना एक पुराना गोल सिक्का रखा था। संगप्योंग टोम्बो आखिरकार मिल गया। जिनह्युक के होठों पर मुस्कान आ गई। उसकी मनचाही यूनिक एबिलिटी के लिए यही आखिरी पजल का टुकड़ा था। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से वो नक्शा क्यों नहीं लेते? बाहर से मिन जंगवू चिल्लाया। शांत रहो, नक्शे के पैर नहीं लगे हैं जो वो भाग जाएगा। मुझे बस मेरा काम खत्म करने दो। जिनह्युक जमीन पर बैठ गया। उसने अपने सारे रिलिक्स फर्श पर सजा दिए। सबसे पहले तूतनखामुन का मास्क बी रैंक। उसने उसे तोड़कर बस उसकी दाहिनी आंख का हिस्सा निकाला और उसे पर्सियन सेरेमोनियल मोल्ड ई रैंक में डाल दिया। सिस्टम का मैसेज आया कि 2 रेलिक्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। अब उसे एक सही कीमत चुकानी थी। उसने उस पुराने सिक्के डी रैंक को मोल्ड में डाल दिया। मोल्ड के अंदर से एक रहस्यमयी और भयानक ऊर्जा निकलने लगी। सिस्टम मैसेज, 3 रेलिक्स एक साथ रिएक्ट कर रहे हैं। आपने फ्यूजन में सफलता हासिल कर ली है। आपको एसएस रैंक रेलिक आइज ऑफ ट्रुथ मिल गया है। जिनह्युक का दिल पागलों की तरह धड़कने लगा। यह दुनिया की सबसे बेहतरीन आंखों में से एक थी। दिन में 3 बार वह किसी का भी सच या झूठ जान सकता था और किसी का भी स्टेटस विंडो देख सकता था। यह एक धोखेबाज जैसी ताकत थी, लेकिन उसकी खुशी का असली कारण अब भी बाकी था। सिस्टम मैसेज, आपने सबसे कम संभावना वाले फ्यूजन को पूरा कर लिया है। आपको एक ओवर रैंक यूनिक एबिलिटी फ्यूजन मिल गई है। यस, यही तो मुझे चाहिए था। ये उसकी आज रात की सबसे बड़ी जीत थी। फ्यूजन एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वह एक खास कंडीशन पूरी करके दूसरों की स्किल्स को दुनिया की यादों में हमेशा के लिए कॉपी कर सकता था और फिर उन स्किल्स को मिलाकर और भी खतरनाक नई स्किल्स बना सकता था। ए लार्के, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जल्दी करो, अब मुझसे और नहीं हो रहा। बाहर खाड़ा मिन जंगवू दर्द से चिल्ला रहा था। उसका माना लगभग खत्म हो चुका था और उसका चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। जिनह्युक ने अपनी नई फ्यूजन एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बूढ़े की स्किल कॉपी करने की कंडीशन देखी। कॉपी करने की शर्त, मिन जंगवू हमेशा एक अच्छे इंसान का नकाब पहनकर अपनी भावनाएं छुपाता है। उसे इतना गुस्सा दिलाएं कि वह अपना असली रूप दिखा दे। मतलब मुझे इसे बुरी तरह गुस्सा दिलाना है ना? जिनह्युक ने शैतानी मुस्कान के साथ सोचा। उसने वो डीडोंगयोजिडो का नक्शा उठाया और बूढ़े के पास आकर बोला, तुम चाहो तो अब अपनी स्किल का इस्तेमाल बंद कर सकते हो। क्या मतलब है तुम्हारा? बूढ़े ने हांफते हुए पूछा। मेरा मतलब है कि इस बैरियर को तोड़ने के लिए तुम्हारे जादू की कोई जरूरत ही नहीं थी। ये तो बस लेवल 1 बैरियर था। मैं बस लैटिन मंत्र लिखकर इसके माना के फ्लो को तोड़ सकता था। बूढ़े की आंखें फटी रह गईं। तो तुमने मुझसे इतनी देर तक अपना जादू क्यों इस्तेमाल करवाया? ताकि तुम्हारा सारा माना खत्म हो जाए और तुम हिलने लायक भी ना बचो। जिनह्युक ने बड़ी शांति से जवाब दिया और फिर जिनह्युक ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला और उस बेशकीमती नक्शे में आग लगा दी। हुप्स, कागज पलक झपकते ही जलने लगा। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों जला रहे हो? बूढ़ा पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं टावर के बारे में सब कुछ जानता हूँ। जिनह्युक ने जलते हुए नक्शे को देखते हुए कहा, और मैं नहीं चाहता कि यह नक्शा किसी और के हाथ लगे और कोई मेरी बराबरी पर आ सके। मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझे जिंदा जला दूंगा, कमीने। बूढ़े का सारा अच्छा रूप गायब हो गया। उसका असली खूंखार और लालची चेहरा सामने आ चुका था। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और ठीक उसी पल सिस्टम मैसेज, कंडीशन पूरी हो गई है। आपने एलिमेंट ऑफ फायर बी रैंक स्किल को सफलतापूर्वक कॉपी कर लिया है। कॉपी की गई स्किल को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में सेव कर लिया गया है। जिनह्युक के चेहरे पर एक डार्क और छाई सैटिस्फाइंग मुस्कान आ गई। फायर एलिमेंट, मेरी पहली कॉपी के लिए यह शुरुआत बिल्कुल बुरी नहीं है। तुम पछताओगे, मैं यह बात हमेशा याद रखूंगा। मिन जंगवू ने अपने दांत पीसते हुए जिनह्युक को ऐसे घूरा जैसे वह उसे कच्चा चबा जाएगा। जिनह्युक ने अपने कंधे उचकाए। लगता है इस बूढ़े को अभी तक समझ नहीं आया कि यहाँ बॉस कौन है। उसने मन ही मन सोचा। मुझे नहीं लगता कि तुम अभी भी हालात को समझे हो। जिनह्युक ने बड़ी शांति से कहा, तुम्हें क्या लगता है मैंने वो नक्शा क्यों जलाया? मुझे 10वीं फ्लोर तक की किसी जानकारी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 10वें फ्लोर तक का सब कुछ पहले से ही पता है। यह सुनते ही मिन जंगवू की आंखें फटी की फटी रह गईं। अगर तुम 10वें फ्लोर तक जिंदा जाना चाहते हो तो बिना सवाल किए वो करो जो मैं कहूँ। बूढ़े मिन जंगवू ने जिनह्युक को एक कातिलाना नजरों से देखा। उसने सोचा कि चूंकि यह लड़का 10वें फ्लोर तक का रास्ता जानता है तो क्यों ना इसे आग से जलाकर किया जाए और सारी जानकारी उगलवा ली जाए। माना भले ही कम था, लेकिन अगर उसे थोड़ा आराम मिल जाता तो किसी इंसान को जलाना उसके लिए कोई बरेली बात नहीं थी। लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? बूढ़े ने धमकी भरे लहजे में कहा। मैं तुम्हें आग लगा सकता हूँ और फिर तुमसे वो सारी जानकारी उगलवा सकता हूँ जो मुझे चाहिए। टॉर्चर और धमकियां, बेशक यह काम निकलवाने के बहुत अच्छे तरीके थे, लेकिन सिर्फ तब जब आप सामने वाले से 1-on-1
लड़ी जीतने की औकात रखते हो। जिनह्युक की आंखें एकदम ठंडी हो गईं और उसी पल उसके दोनों हाथों से लाल रंग की भयानक आग भड़क उठी। सिस्टम मैसेज, LV1 एलिमेंट ऑफ फायर एक्टिवेट हो गया है। एक विशाल और खौफनाक आग की लपट पूरे कमरे में धधकने लगी। ये कैसे? मिन जंगवू की आंखों में एक भयानक डर बैठ गया। वह ये नामुमकिन नजारा देखकर लगभग चीख पड़ा। तुम्हारे पास मेरे जैसी ताकत कैसे हो सकती है? नहीं, ये उसके जैसी ताकत नहीं थी। ये उस बूढ़े की आग से कहीं ज्यादा ताकतवर और गर्म आग थी। उन दोनों के फायर एलिमेंट के बीच जमीन आसमान का फर्क था। यह फर्क उनके स्टैट्स और स्किल्स की समझ के कारण पैदा हुआ था। मिन जंगवू के गले से सूखा थूक नीचे उतरा। उसने खुद से पूछा, अगर मेरा मना पूरा भी होता तो क्या मैं इससे जीत पाता? जवाब उसे तुरंत मिल गया, नामुमकिन। एक छोटी आग कभी भी एक विशाल आग को नहीं निगल सकती। अब बूढ़े को समझ आ गया था कि यूरी के मॉन्स्टर्स इतनी आसानी से क्यों मारे गए थे। जब तुम्हारे पास इतनी ताकत थी तो तुमने इसे छुपाया क्यों? तुम तो मुझे शुरुआत में ही मार सकते थे। क्या मुझे तुम्हें हर बात की सफाई देनी? जिनह्युक मुस्कुराया और बैरियर पार करके बिल्कुल उस बूढ़े के सामने आकर खा रहा हो गया। मेरा काम सवाल पूछना और ऑर्डर देना है, तुम्हारा काम सिर्फ उसे मानना है। जिनह्युक की नजरों से नजरें मिलते ही मिन जंगवू बुरी तरह कांपने लगा और उसने अपनी नजरें झुका ली। समझे? जिनह्युक ने भारी आवाज में पूछा। समझ गया, बूढ़े ने पूरी तरह हार मानते हुए कहा। जिनह्युक ने अपनी आग बुझा दी। मैं तुमसे बाद में कांटेक्ट करूंगा, तब तक उस लड़की को लेकर नीचे जाओ और लेवल अप करने पर मेहनत करो। जिनह्युक ने सोचा कि जब तक यह बूढ़ा किसी काम का नहीं हो जाता तब तक इसे थोड़ा और मजबूत होने देना चाहिए। जिनह्युक आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। जब जिनह्युक म्यूजियम से बाहर निकला, उफ! जिनह्युक ने अपने शरीर को स्ट्रेच किया। दर्द से भरा उसका शरीर अब थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। टावर ऑफ ट्रायल्स शाम को खुलेगा, तब तक मुझे कुछ खाकर नींद पूरी कर लेनी चाहिए, उसने सोचा। लेकिन आराम करने से पहले एक आखिरी चीज चेक करनी बाकी थी, स्टेटस विंडो। जिनह्युक ने हवा में देखते हुए कहा, स्टेटस विंडो। नाम कांग जिनह्युक, जेंडर मेल, उम्र 27, लेवल 1, स्टैट्स स्ट्रेंथ 8, डेक्सटेरिटी 8, स्टैमिना 8, माना 11, स्टैट पॉइंट्स 0, ऑक्यूपेशन नन, यूनिक एबिलिटी फ्यूजन, स्किल्स लेवल 1 एलिमेंट ऑफ फायर, लेवल 1 आई ऑफ ट्रूथ। स्टेटस विंडो पूरी तरह बदल चुकी थी। खाली पारी यूनिक एबिलिटी और स्किल्स की जगह अब दुनिया की सबसे ताकतवर शक्तियों ने ले ली थी। जिनह्युक के मुंह से अनजाने में ही एक खुशी की सांस निकल गई, लेकिन उसका पूरा शरीर एक्साइटमेंट से कांप रहा था। शांत हो जा, उसने अपने धड़कते हुए दिल को संभाला। इस दुनिया में 50,000 से भी ज्यादा तरह की स्किल्स मौजूद थी। उसका रास्ता अभी बहुत लंबा था। अगर वह जल्दबाजी करेगा तो बाकी मारे गए प्लेयर्स की तरह वह भी मारा जाएगा। जो लोग सेफ खेलते हैं, दुनिया उन्हें कभी कुछ नहीं देती। दुनिया हमेशा उनका साथ देती है जो रिस्क लेते हैं। मैं सबसे बेहतरीन और अहम चीजें खुद रखूंगा और बाकी के बचे खुचे टुकड़े दुनिया में बांट दूंगा। जिनह्युक ने मुस्कुराते हुए स्टेटस विंडो बंद कर दिया। रात भर भाग दौड़ करने की वजह से जिनह्युक का पेट भूख से मारोड़ खा रहा था। वह सीधा एक 24 घंटे खुले रहने वाले सुंडे सूप रेस्टोरेंट में गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला 1 घंटी बजी, लेकिन रेस्टोरेंट का माहौल कुछ अजीब था। वहां बैठे दर्जनों कस्टमर्स, स्टाफ और यहाँ तक कि रेस्टोरेंट का मालिक भी सब टीवी स्क्रीन पर आ रही ब्रेकिंग न्यूज को टकटकी लगाए देख रहे थे। सरकार टावर ऑफ ट्रायल्स नाम की एक रहस्यमयी इमारत की जांच कर रही है। इसके साथ ही जिन लोगों ने नई शक्तियां हासिल की हैं, उनके लिए अवेकेंड एसोसिएशन नाम का एक नया सरकारी विभाग बनाया गया है। अवोकन एसोसिएशन। जिनह्युक ने दिलचस्प नजरों से टीवी की तरफ देखा। सरकार का रिएक्शन उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा तेज था। आज सुबह नेशनल म्यूजियम ऑफ कोरिया में हुए हमले में कम से कम 23 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा घायल हैं। यह हमला म्यूजियम में रखे रेलिक्स को चुराने के लिए किया गया था। यही घटना अमेरिका, यूरोप, चीन और जापान में भी हुई है। फ्रांस का लॉवर म्यूजियम और इंग्लैंड का ब्रिटिश म्यूजियम भी सुरक्षित नहीं बच पाए हैं, जैसा मैंने सोचा था। जिनह्युक मन ही मन मुस्कुराया। दूसरे देशों के प्लेयर्स भी टावर में चढ़ाने की तैयारी के लिए रेलिक्स चुराने निकल पड़े थे। आइए म्यूजियम के अंदर का आखिरी सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, न्यूज एंकर ने कहा। टीवी की स्क्रीन बदल गई और वहां जिनह्युक और यूरी की लड़ाई का वीडियो चल रहा था। टीवी पर साफ दिख रहा था कि कैसे जिनह्युक ने अपने नंगे हाथों से हवा में आते भाले को पंच मारकर गिरा दिया और कैसे उसके पेंटिंग से निकले विशालकाय बाघ ने 5 इजिप्शियन मॉन्स्टर्स को कागज की तरह फाड़ कर रख दिया। रेस्टोरेंट के अंदर सन्नाटा छा गया। ये क्या कोई इंसान ऐसा कर सकता है? एक बूढ़े कस्टमर ने अपनी आंखें मलते हुए कहा। तभी एक जवान लड़का चिल्लाया, अरे ये तो वही आदमी है। ये वही है जिसने कल टावर ऑफ ट्रायल यूनिटी
में मैंग्रोव पेरन के मॉन्स्टर्स को मारा था। इसका मूवमेंट ये वही है। पूरे कोरिया के इंटरनेट पर इस समय सिर्फ जिनह्युक ही ट्रेंड कर रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर एक नया चेहरा आया। 40 साल का एक तेज तर्रार आदमी जिसके चेहरे पर तलवार का एक गहरा निशान था। यह अवोकन एसोसिएशन प्रेसिडेंट हान सांग जिन था। जिनह्युक की आंखें सिकुड़ गईं। हान सांग जिन, किसी दिन मैं स्किल्स भी कॉपी करूंगा, उसने सोचा। मैं यहाँ अवोकन लोगों की भर्ती करने आया हूँ। हान सांग जिन ने टीवी पर ऐलान किया, हम अवोकन लोगों को ग्रेड 7 के सरकारी अफसर की नौकरी और 6000 की मिनिमम सैलरी देंगे। फिर हान सांग जिन ने सीधे कैमरे में देखते हुए कहा, लेकिन वो इंसान जो अब भी इस वीडियो में दिखा है, उसके लिए एक स्पेशल ऑफर पाता है। अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम जो कीमत मांगोगे सरकार तुम्हें वो देने को तैयार है। हान सांग जिन को पता था कि जिनह्युक जैसे अकेले और सबसे ताकतवर प्लेयर की कीमत 100 आम प्लेयर्स से ज्यादा थी, लेकिन जिनह्युक चुपचाप अपना सूप पीता रहा। वो मुझे बेवकूफ समझ रहा है, उसने सोचा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना लगा दे। वह ना तो किसी के नीचे काम करने वाला था और ना ही 10वें फ्लोर की जानकारी किसी के साथ बांटने वाला था। जिनह्युक ने रेस्टोरेंट की दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। अब ठीक 12 घंटे बचे थे। शाम के ठीक 7 बजे। जब घड़ी की सुइयां 7 पर पहुंचेंगी तब टावर ऑफ ट्रायल्स पूरी दुनिया के लिए खुल जाएगा। एक ऐसी रहस्यमयी इमारत जिसने इंसानी दुनिया के सारे नियम और विज्ञान को तोड़ कर रख दिया था। इंसानियत के भविष्य का इकलौता दरवाजा, टावर ऑफ ट्रायल्स। जिनह्युक उस विशालकाय टावर के सामने खड़ा था। यही वो जगह थी जहां से सारी कहानियों की शुरुआत होनी थी और यहीं पर उनका अंत। टावर का दरवाजा अभी तक खुला नहीं था, लेकिन वहां पहले से ही हजारों लोगों की भीड़। हमें सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर के गॉब्लिन केव में जाना चाहिए। शिकार करने के लिए वो सबसे अच्छी जगह है। कोई टीम बना रहा था तो कोई सोलो खेलने की तैयारी में था। हर किसी की आंखों में टावर के अंदर सबसे पहले घुसने का लालच और खून सवार था। जिनह्युक का दिल भी तेजी से धड़क रहा था। और ठीक उसी पल डिंग, सिस्टम मैसेज। समय 19 बजे। टावर ऑफ ट्रायल्स खुल रहा है। पूरी दुनिया में मौजूद टावर एक ही समय पर खुल गए। दरवाजा खुल गया। जल्दी अंदर चलो। इंतजार कर रहे लोग पानी के सैलाब की तरह टावर के दरवाजे की तरफ टूट पड़े। जिनह्युक भी आगे बढ़ा और उस तेज चमकती हुई रोशनी के अंदर चला गया। टावर के अंदर कदम रखते ही सोल शहर से बिल्कुल अलग एक नई दुनिया सामने आ गई। नीले आसमान के नीचे फैले हुए विशाल हरे भरे मैदान और हॉराइजन को छूते हुए घने जंगल। यह टावर एफ ट्रायल्स का पहला फ्लोर था, जहां कोरिया के सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए थे। वाह, हम आखिरकार यहाँ पहुंच गए, लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। वो बिल्कुल उन न्यूबिस की तरह बिहेव कर रहे थे जो पहली बार कोई गेम खेलने आते हैं। जिनह्युक अपनी उंगलियों से कमर तक उगी हुई घास को छू रहा था। ताजी हवा, घास की खुशबू और सूरज की गर्मी, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था। लेकिन एक गेम खेलने और असलियत में बहुत बड़ा फर्क था। अगर यहाँ मरे तो खेल सच में खत्म हो जाएगा। सिस्टम मैसेज। टावर ऑफ ट्रायल्स में आपका स्वागत है। टावर में प्रवेश करने के इनाम के तौर पर आपको 100 कॉइन्स दिए जाते हैं। प्लेयर्स टावर के अंदर अपनी उपलब्धियों के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। हर 10,000 पर 100 कॉइन्स मिलेंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट केवल तभी चालू किया जा सकता है जब आप अगले फ्लोर पर जाने के लिए किसी बॉस मॉन्स्टर से एलआर रहे हों। यही वो सिस्टम था जो टावर के अंदर और बाहर की दुनिया को जोतता था। जो प्लेयर जितने अच्छे और अनोखे वीडियो अपलोड करेगा उसे उतने ज्यादा व्यूज और कॉइन्स मिलेंगे। लेकिन जिनह्युक का अब भी वीडियो अपलोड करने का कोई इरादा नहीं था। चंद कॉइन्स के लिए अपनी जानकारी दुनिया को बताना सबसे बड़ी बेवकूफी होगी, जिनह्युक ने सोचा। जब सही समय आएगा तब वह बिना किसी खास जानकारी के सिर्फ वीडियो अपलोड करेगा और तब रिएक्शन देखने लायक होगा। चलो अब आराम से अपना काम शुरू करते हैं। जिनह्युक ने जंगल के एक हिस्से की तरफ देखा। उसका पहला टारगेट पहले से तय था। टावर के अंदर 3 तरह के हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं। डंजन्स, छोटे और आसान, जहां बॉस और आम मॉन्स्टर्स होते हैं। भूल भुलैया, लैरिंथ, बेहद विशाल और मुश्किल, जिन्हें क्लियर करने में महीनों लग जाते हैं। खंडहर, सबसे खतरनाक जगह जहां ड्रैगन्स, जायंट्स और खतरनाक ट्रैप्स होते हैं। इन सब के बीच जिनह्युक पहले फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच स्थित एक लैरिंथ के सामने खड़ा था। रिवारेंटोस। सिस्टम मैसेज। नाम रिवारेंटोस। प्रकार भूल भुलैया। डिफिकल्टी बी रैंक। एक आम गॉब्लिन डंजियन की डिफिकल्टी F रैंक होती थी। उसके मुकाबले यह बी रैंक लेबिरिंथ किसी साक्षात नर्क से कम नहीं था। लेवल 1 का न्यूबी अगर इसके अंदर जाए तो यह सुसाइड करने के बराबर था। लेकिन जिनह्युक के पास यहाँ आने की एक बहुत बड़ी वजह थी। आज से 6 साल पहले जब जिनह्युक टावर के 30वें फ्लोर पर था तब उसे एक बात समझ आई थी, इसके आगे जाना नामुमकिन है। उसने पागलों की तरह हर जगह रास्ता खोजा, लेकिन सब बेकार था। आखिरकार 10वें फ्लोर के एक रुइन में
उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें टावर को आखिर तक क्लियर करने का राज छिपा था। शर्त यह थी, पहले फ्लोर के कॉरिडोर ऑफ द फॉलन रूइंस को क्लियर करने के लिए प्लेयर का लेवल अमरविलेक होना जरूरी है, यानी उसे उस खूंखार बॉस के पास जाना होगा। और यह लेबिरिंथ उस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाने की ट्रेनिंग की जगह थी। इस लेबिरिंथ को क्लियर करने का मतलब यह नहीं था कि अंदर जाकर मॉन्स्टर्स को मारना है, बल्कि बिना किसी मॉन्स्टर को मारे जिंदा बाहर आना था, ताकि उसका लेवल एक ही रहे। इसे याद करके ही मेरे मुंह का स्वाद हो जाता है। जिनह्युक ने लेबिरिंथ को देखते हुए सोचा, लेकिन अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अकेला नहीं हूँ तो शायद बोरियत नहीं होगी। जिनह्युक ने अपनी आंखों को हल्का सा तिरछा करते हुए पीछे की तरफ देखा। टावर में घुसने के समय से ही 5 से 6 लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो पैरों के पीछे छुपकर सोच रहे थे कि उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से छुपा लिया है। कितने प्यारे हैं, जिनह्युक ने मुस्कुराते हुए सोचा। दूसरी तरफ दूर खड़े उन लड़के लड़कियों का ग्रुप हैरान था। अरे यार, मुझे लगा इस लड़के को कोई सीक्रेट जगह पता है, लेकिन ये तो एक लैरिंथ है। हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तभी ग्रुप की लीडर पारखाना ने अपने होठों पर उंगली रखते हुए फुसफुसाकर कहा, शश चुप रहो। देखो वो इंसान लेबिरिंथ के दरवाजे पर क्या कर रहा है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जिनह्युक लेबिरिंथ के दरवाजे पर नीले रंग के कुछ अक्षर लिख रहा था और तभी जमीन तेजी से कांपने लगी। लेबिरिंथ का दरवाजा खुल रहा था। पागलपन है, यह बिना किसी चाबी के लेबिरिंथ खोल रहा है। बिना चाबी या बिना किसी आइटम के लेबिरिंथ खोल करना गेम के सारे नियमों के खिलाफ था। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि वो अंदर चला जाए। पार्क हाना ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो हाना? वो लेबिरिंथ है, हमें नहीं पता अंदर क्या है। बेवकूफ मत बनो। अगर वो बिना किसी गियर या आइटम के लेवल 1 पर अकेले अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि अंदर डिफिकल्टी बहुत कम होगी। हाना ने अपना लालच दिखाते हुए कहा, लेकिन क्या वो लड़का हमें अंदर के आइटम्स इतनी आसानी से दे देगा? हाना के चेहरे पर एक खौफनाक और शातिर मुस्कान आ गई। वो नहीं देगा, लेकिन हम उसे हमेशा के लिए उसी लेबिरिंथ में सुला देंगे। इस दुनिया में अब ताकतवर ही कमजोर को खाता है। बस मेरे पीछे आओ, हाना ने कहा, और वो सब झाड़ियों से बाहर निकलकर जिनह्युक की तरफ बढ़े। आखिरकार बाहर आ ही गए। जिनह्युक ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो बहुत घबरा गया हो। तुम लोग कौन हो? जिनह्युक ने चेहरे पर एक बनावटी डर लाते हुए कहा। ऐसा नाटक उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। अरे डरो मत, हम बुरे लोग नहीं हैं। पार्क हाना ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए एक मीठी सी झूठी मुस्कान के साथ कहा, हम बस शिकार करने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढ रहे थे और तभी अचानक तुम हमें दिख गए। अचानक? तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता? जिनह्युक ने सोचा। अरे 80 के दशक के विलेंस भी इससे अच्छे बहाने बनाते थे। सिस्टम मैसेज LV1 आइज ऑफ ट्रुथ एक्टिवेट हो गई है। पार्क हाना की बातें झूठ हैं। जिनह्युक की आंखों ने पहले ही सच और झूठ के बीच की लकीर देख ली थी। फिर भी वो इस घटिया नाटक का हिस्सा बनने के लिए तैयार था। इसकी सिर्फ एक ही वजह थी। पार्क हाना जिनह्युक के होठों पर एक बहुत ही ठंडी और शैतानी मुस्कान आ गई। इस औरत के पास एक बहुत ही दिलचस्प यूनिक एबिलिटी है जिसे कॉपी करने में बड़ा मजा आएगा। जिनह्युक ने अपनी आइज ऑफ ट्रुथ से पार्क हाना कुक का स्टेटस विंडो चेक किया। स्टेटस विंडो, नाम पार्क हाना, लेवल 1, यूनिक एबिलिटी सिंपैथी, सहानुभूति। सिंपैथी की एबिलिटी। जिनह्युक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, यह एक ऐसी ताकत थी जिससे सामने वाला इंसान पहली ही मुलाकात में आप पर भरोसा करने लगता है। जिनह्युक को अपनी स्किल्स कॉपी करने के लिए लोगों के साथ घुलना मिलना पड़ता था और यह सिंपैथी की ताकत उसके लिए एक परफेक्ट हथियार साबित हो सकती थी। इसे तो हर हाल में कॉपी करना होगा। जिनह्युक ने पार्क हाना कॉपी कंडीशन पार्क हाना के साथ कम से कम 240 घंटे बिताए, लेकिन 240 घंटे पूरे होने पर आपके और हाना के अलावा कोई और इंसान जिंदा नहीं होना चाहिए। 240 घंटे मतलब मुझे 10 दिनों तक इसके साथ रहना होगा, जिनह्युक ने सोचा। और बाकी के 5 लोगों का क्या? उनकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। जिनह्युक कोई खून का प्यासा कातिल नहीं था। अगर वो 5 लोग अपनी हद पार नहीं करते तो वह उन्हें जिंदा अपने रास्ते चला जाता, लेकिन अगर उन्होंने हद पार की तो यह एक अलग कहानी होगी। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए जिनह्युक ने पहले ही अपने हाथ गंदे करने का फैसला कर लिया था। तो तुम लोग शिकार करने की जगह मेरे पास क्यों आए हो? जिनह्युक ने अपनी ठंडी नजरों से हाना को देखते हुए पूछा। उस सवाल का जवाब देने से पहले क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाना ने बड़ी मिठास से पूछा। तुम जिस जगह जा रहे हो वो एक लैरिंथ है ना? हाँ बिल्कुल, हमें भी तुम्हारे साथ चलना है। मेरे साथ? जिनह्युक ने ऐसे पूछा जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हाँ, अकेले जाने से तो अच्छा है कि हम एक टीम बनाकर जाएं। रिस्क शेयर करने में ही भलाई है। हाना ने बड़ी चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा, जबकि उसका हाथ धीरे से उसकी कमर पर बंधे उस जहरीले हथियार जाइंट कोरगेट का डंक जा रहा था। अच्छा, तो तुम लेबिरिंथ के अंदर जाकर मेरा शिकार करने का सोच रही हो? बहुत बढ़िया, जिनह्युक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें जो सही लगे
वो करो। अंदर आना है तो आ जाओ, लेकिन याद रखना अंदर आने के बाद तुम अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा पाओगे। यह कहते हुए जिनह्युक ने लेबिरिंथ के दरवाजे पर अबरतात रखा। सिस्टम मैसेज, आपने रिवारेंटोज लेबिरिंथ में प्रवेश किया। लेबिरिंथ के अंदर कदम रखते ही हवा एकदम चिपचिपी और अजीब हो गई। यह बदबू, यह एहसास। जिनह्युक ने अपनी आंखें बंद की। हाँ, यह वही पुराना एहसास था। आखिरकार वो टावर के अंदर आ ही गया था। अंदर बहुत अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब से किड्डे चमक रहे थे। ये चमकने वाले पतंगे थे। एक चमकता हुआ पतंगा आकर जिनह्युक के हाथ पर बैठ गया और उसके हाथ पर एक चमकीला पाउडर छोड़ गया। बहुत बढ़िया। जिनह्युक के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। अंदर आने की जल्दबाजी में मैं अपना पूरा नाम भी नहीं बता पाई, हाना ने जिनह्युक के बगल में चलते हुए कहा। बाकी लोग भी एक एक करके अपना नाम बताने लगे। जंग चोलसिक, ली हेमिन, डो क्वांगवू। लेकिन जिनह्युक के कानों में यह नाम कुछ इस तरह सुनाई दे रहे थे। वो एक्स्ट्रा जो ट्रैप में फांस कर मरेगा, वो जिसे मैं मुसीबत में चारे तरह इस्तेमाल करूंगा, और वो जो आइटम बांटने के समय मेरे पीठ में खंजर घोंपेगा। ये एक ऐसी रेड पार्टी थी जो अंदर ही अंदर एक दूसरे को मारने का प्लान बना रही थी। मुझे तुम लोगों के नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिनह्युक ने एक हल्की सी तिरछी मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम कांग जिनह्युक है। तो जिनह्युक, क्या तुम इस लेबिरिंथ में पहले भी आ चुके हो? हाना ने जिनह्युक के करीब आते हुए कहा। सिस्टम मैसेज, पार्क हाना ने अपनी यूनिक एबिलिटी सिंपैथी एक्टिवेट कर दी है। पलक झपकते ही एक अजीब सी शांति और भरोसा देने वाली सिनर्जी जिनह्युक के शरीर में दौड़ने लगी। तो ये ऐसे काम करती है, जिनह्युक ने सोचा। अगर किसी को इस एबिलिटी के बारे में पता ना हो तो वो इंसान पार्क हाना पर अंधा भरोसा करने लगेगा। तुम किसके सामने ये घटिया चालें चल रही हो, बेवकूफ लड़की? लेकिन जिनह्युक ने जानबूझकर ऐसा नाटक किया जैसे वो हाना की बातों में आ गया हो। तो फिर क्या तुम हमें बता सकते हो कि यहाँ कौन कौन से मॉन्स्टर्स हैं? हाना ने अपनी मीठी आवाज में पूछा। क्यों नहीं, जिनह्युक ने कहा। सबसे पहली और जरूरी बात, ये लेबिरिंथ हर थोड़े समय में अपनी जगह बदलता रहता है। क्या जगह बदलता है? इसका क्या मतलब है? हाना ने हैरानी से पूछा। मेरा मतलब है चेंज ऑफ लेबिरिंथ, लेबिरिंथ का बदलना। और हाँ, इसका समय हो गया है। जिनह्युक अचानक अपनी जगह पर रुक गया और ठीक उसी पल भूल भुलैया का कांपना और बदलना। पूरी लेबिरिंथ पागलों की तरह कांपने लगी। छत से धूल गिरने लगी और जमीन फटने लगी। ये क्या हो रहा है? चारों तरफ चीख पुकार मच गई। जमीन के बड़े बड़े टुकड़े ऊपर नीचे होने लगे और विशाल चट्टानें एक दूसरे से टकराने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई 3D टेट्रिस खेल रहा हो। भागो, एक दूसरे से चिपक कर मत रहो। अगर कोई चट्टान गिरी तो हम कुचल जाएंगे। जमीन इतनी तेजी से बदल रही थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। किसी के घुटने छिल गए तो किसी के सिर से खून बहने लगा। कुछ मिनटों बाद तबाही रुक गई। अब लेबिरिंथ का रास्ता पहले से बिल्कुल बदल चुका था। सभी लोग बुरी तरह हाँफ रहे थे। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। ये क्या था? क्या लेवल 1 के डंजियन में ऐसा होता है? जबकि बाकी सब डर से कांप रहे थे। जिनह्युक बहुत ही शांति से अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। क्या तुम लोगों ने कभी बदलते हुए लेबिरिंथ का मजा नहीं लिया? जिनह्युक ने मुस्कुराते हुए पूछा। बकवास बंद करो, यहाँ किसी ने भी ऐसी चीज नहीं देखी है, हाना ने चिल्लाते हुए कहा। उसका सारा झूठा नाटक गायब हो गया था। जिनह्युक ने बस कंधे उचकाए और दोबारा चमकने वाले पतंगों से पाउडर इकट्ठा करने लगा। वह मजे से गुनगुना रहा था। हाना को यह देखकर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन किया कि वो जिनह्युक को गालियां दे, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। येमिन, क्या तुम रास्ता ढूंढ सकती हो? हाना ने अपनी साथी से पूछा। येमिन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरी यूनिक एबिलिटी कंपास काम नहीं कर रही। लेबिरिंथ की जगह बदल चुकी है और यह आगे भी बदलती रहेगी। अब मेरा कंपास हमें बाहर नहीं ले जा सकता। अच्छा, तो इसलिए ये लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ अंदर आए थे। और ठीक उसी समय दूर से एक बहुत ही धीमी आवाज आ रही थी। बाकी लोग डर और गुस्से में चिल्ला रहे थे, इसलिए उन्होंने यह आवाज नहीं सुनी, लेकिन जिनह्युक को साफ सुनाई दे रहा था। कोई है जो इस लेबिरिंथ में आ रहा है। यह लेबिरिंथ बदलता है। तुमने हमें यह बात पहले क्यों नहीं बताई? हाना ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। जरा अपनी आवाज नीची रखो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। जिनह्युक ने बारी शांति से जवाब दिया। और वैसे भी क्या मैंने तुमसे कहा था कि मेरे पीछे पीछे आओ? तुम खुद अपनी मर्जी से अंदर आए हो। तू साले कमीने, तेरे बकवास करने का यही समय मिला है तुझे? उनके ग्रुप का एक लड़का चोन मिनगुक गालियां देते हुए आगे बढ़ा। मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा। जिनह्युक ने अपना सिर खुजलाया और मिनगुक के ठीक सामने जाकर खा रहा हो गया। तुम्हें सुअर की तरह चिल्लाने की आजादी है, लेकिन अपनी आवाज थोड़ी नीची रखो। क्या बकवास कर रहा है तू? ओह, तुम इंसानों की भाषा नहीं समझते? क्या मैं तुम्हारी भाषा में बात करूं? गुल्क गुल्क गुल्क, कुर्ग कुर्ग, क्या आप समझे? जिनह्युक ने सुअर की आवाज निकालते हुए उसका मजाक उताया। तेरी तो मैं। मिनगुक गुस्से से लाल हो गया। जिनह्युक ने लेबिरिंथ के अंधेरे रास्ते की तरफ देखा। इस खून की महक और शोर को सुनकर अब उसकी बारी है। अंधेरे में से किसी विशालकाय चीज के भारी कदमों की आवाज आने लगी और इस बार यह आवाज इतनी तेज थी
कि वहां खारे हर एक इंसान ने उसे सुन लिया था। मौत अब बस कुछ ही कदम दूर। सामने के अंधेरे से भारी और जमीन हिला देने कदम कदम सुनाई देते हैं। हर एक कदम के साथ जमीन कांप रही थी। धुंधली रोशनी में से एक विशाल मॉन्स्टर बाहर आता है, एक मिनोटॉर। ये मॉन्स्टर सिर्फ मसल्स, बालों और बेकाबू गुस्से का एक खौफनाक रूप था। उसने अपना सिर पीछे किया और कियर एक कान बहरा कर देने वाली गर्जना की, रुआर। सारे न्यूबी प्लेयर्स डर के मारे घुटनों के बल जमीन पर गिर गए। उनके कांपते हाथों से हथियार छूटकर नीचे गिर गए। पारखना ने रोते हुए बिलखते हुए कहा, हम सब मारे गए, हम सब मरने वाले हैं। कांग जिनह्योक अपनी जगह पर सीना ताने अडिग था। इस विशाल बीस्ट का उस पर रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उसने अपने कंधे रोल किए और अपनी ब्लेड बाहर निकाली। कांग जिनह्योक ने बिना पीछे देखे शांत और गंभीर स्वर में कहा, पीछे हटो। कांग जिनह्योक ने अपने घुटने झुकाए और एक झटके में हवा में छलांग लगा दी। वो सीधे मिनाटोर की तरफ लॉन्च हुआ। उस बीस्ट ने अपनी भारी कुल्हाड़ी को जोर से घुमाया। उसका इरादा कांग जिनह्योक को बीच से दो हिस्सों में चीर देने का था, लेकिन हमारा कांग जिनह्योक एक मैसिव मिनोटोर जैसे मॉन्स्टर के सामने मौजूद है। मॉन्स्टर अपनी जायंट एक्स पूरी ताकत से घुमाता है, पर कांग जिनह्योक वो एफर्टलेसली इस अटैक के ऊपर से लीप कर जाता है। तभी सिस्टम स्क्रीन पर फ्लैश होता है, यू हैव एवेडेड एन अटैक। और इसी डॉज के साथ कांग जिनह्योक एक रेयर हिडन स्टैट अनलॉक करता है, गैप। ये गैप स्टैट कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हर 3 गैप पॉइंट्स मिलने पर कांग जिनह्योक और किसी हाई लेवल बॉस के बीच का लेवल डिफरेंस एक रैंक कम हो जाएगा। मतलब गेम कंप्लीटली चेंज होने वाला है। अब देखो एक हार्डकोर गेमर का असली फ्लेक्स। कांग जिनह्योक जानबूझकर उस मॉन्स्टर का हॉर्न थामकर झूल जाता है और उसको बुरी तरह एगिटेट करता है। मॉन्स्टर गुस्से में पागल होकर अंधाधुंध हमले करता है, पर कांग जिनह्योक की मसल मेमोरी इतनी जबरदस्त है कि वो हर स्ट्राइक फ्लॉलेसली डॉज कर रहा है। राज क्या है, उसने इस सेम बॉस को लेवल 1 पर 10,000 बार हराया है। हर डॉज पर उसका गैप स्टैट 0.05 से इंक्रीज हो रहा है। वहीं साइड में वो धोखेबाज प्लेयर्स जिन्होंने कांग जिनह्योक को लूटने का प्लान बनाया था, उनकी हवा टाइट हो चुकी है। उनके मुंह खुले के खुले रह गए हैं और वो हैरान रह जाते हैं। प्लेयर 1 ने हैरान होकर मन ही मन सोचा, हम कितने बेवकूफ थे जो इस इंसेन बंदे को मारने का सोच रहे थे। पर 0.05 पॉइंट से कांग जिनह्योक बोर हो रहा था। फास्टेस्ट वे टू गेट स्ट्रॉन्ग, सीधा अपनी जान की बाजी लगाना। कांग जिनह्योक इंटेंशनली उस जायंट एक्स को अपनी गर्दन के एकदम मिलीमीटर पास से गुजरने देता है, जिससे उसकी स्किन पर एक छोटा सा कट लगता है और बूम, फेटल अटैक को ग्रेज करवाने का रिवॉर्ड, उसका गैप स्टैट इंस्टेंटली पूरा 1.0 पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। जरा सी स्किन के बदले फुल स्टैट पॉइंट। कांग जिनह्योक ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, डील बुरी नहीं है। इधर वो डरपोक चुपके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर तभी उनके बगल में कांग जिनह्योक आ टपकता है। कांग जिनह्योक ने ठंडे स्वर में कहा, कहां जा रहे हो? स्टैट्स चाहिए तो फाइट करो। और जबरदस्ती एक बंदे को कॉलर से थामकर उस रेजिंग मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। मॉन्स्टर तुरंत उस बंदे को कुचल देता है। कांग जिनह्योक ने मजाक बनाते हुए कहा, इसको डॉज करना चाहिए था, और तुरंत एक हैवी स्टोन डोर बंद करके मॉन्स्टर को ट्रैप करा देता है। अब बचे हुए सर्वाइवर्स डर से कांप रहे हैं। उन्हें लगता है मॉन्स्टर छूट गया, पर कांग जिनह्योक अपना चमकता हुआ हाथ दिखाता है। वो बताता है कि मॉन्स्टर इस रोशनी से अट्रैक्ट होता है और अगले 1 महीने तक, जब तक ये लेबिरिंथ क्लियर नहीं होता, वो मॉन्स्टर उसे हंट करता रहेगा। प्लेयर 1 ने खौफ में कांपते हुए चिल्लाकर पूछा, तू इतना पागल क्यों है? कांग जिनह्योक ने कैजुअली जवाब दिया, मुझे स्टैट्स फार्म करने हैं। डर के मारे लोग बोलते हैं कि हम अकेले जाएंगे ताकि मॉन्स्टर हमें ना मारे। कांग जिनह्योक मान जाता है, पर कैजुअली पूछता है, क्या तुम्हें इस लेबिरिंथ से बाहर निकलने का एग्जिट पता भी है? सबकी बोलती बंद। कांग जिनह्योक बताता है कि सिर्फ वही एक लौता बंदा है जो एग्जिट जानता है, और फिर एक इविल ग्रिन के साथ अपनी स्वॉर्ड उनकी तरफ पॉइंट करके कहता है, अगर बाहर निकलने वाली इस बस में बैठना है तो किराया देना होगा। निकालो अपने सारे कॉइन्स। और यहीं ये इनसेन चैप्टर एंड होता है। कांग जिनह्योक इन डरपोकों का क्या हाल करेगा, जानने के लिए अभी सब्सक्राइब